नमस्कार, न्यूज वॉच इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। हाजिर हूं मैं दिन भर की बड़ी खबरें लेके। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आखिर क्यों किन्नर अखाड़े ने ममता कुलकर्णी को दिखाया बाहर का रास्ता। बात करेंगे 1 फरवरी को पेश हो रहे आम बजट की, जानेंगे 5 फरवरी को होने वाले पीएम मोदी की रैली के बारे में। बात करेंगे वाराणसी में राजनीतिक, नागरिक, छात्र और युवाओं के प्रदर्शन की। सहारनपुर में क्यों एक युवक को लड़की को छेड़ना पड़ा बहुत महंगा। सहारनपुर में भारत एक्सपो के आयोजन की यहां पर बात होगी। फतेहपुर में हुए सड़क हादसों के बारे में जानेंगे और हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी की टीम के द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई की। चलिए अब आपको खबरें विस्तार से बताते हैं। किन्नर अखाड़े के प्रमुख अजय दास ने आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी और ममता कुलकर्णी उनको पद से निष्कासित कर दिया है। नियमों के खिलाफ जाकर काम करने के चलते लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी को किन्नर अखाड़े से हटाया गया है। अजय दास ने खुद को किन्नर अखाड़े का संस्थापक बताया है। विदेश से 25 साल बाद मुंबई लौटी ममता कुलकर्णी ने भारत लौटते ही महाकुंभ में जाने का ऐलान कर दिया था। 28 जनवरी को उन्हें किन्नर अखाड़े में अचानक महामंडलेश्वर बना दिया गया। उनका नाम भी बदलकर ममता नंदगिरी कर दिया गया। प्रयागराज महाकुंभ में इसको लेकर बड़ा आयोजन किन्नर अखाड़े ने किया था। उन्हें सीधे ग्लैमर की दुनिया से अध्यात्म की दुनिया में लाकर महामंडलेश्वर बनाए जाने का विरोध भी तेज हो गया था। खुद बाबा रामदेव भी इसके विरोध में उतरे थे। ममता के महामंडलेश्वर बनने के बाद कई संत उनके इस फैसले पर ऐतराज भी जता चुके थे। सबका यही मानना है कि ऐसे प्रतिष्ठित पद को हासिल करने के लिए सालों के आध्यात्म, अनुशासन और समर्पण की जरूरत होती है, जबकि ममता को एक ही दिन में महामंडलेश्वर चुन ली गई। किन्नर अखाड़े में महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने उन्हें बकायदा पट्टाभिषेक भी कराया था। उन्हें साध्वी के कपड़े पहनाकर दूध से नहलाया गया था। ममता कुलकर्णी ने कहा था कि 144 साल बाद हो रहे महाकुंभ में उनके लिए ये एक ऐतिहासिक अवसर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार के द्वारा शनिवार को यानी कि कल पेश किए जाने वाला आम बजट से पहले ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 का संसद में पेश किया और इसमें चालू वित्त वर्ष में अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का आधिकारिक आकलन भी पेश किया गया है और देश के सामने आने वाली चुनौतियों को सूचीबद्ध भी किया गया है, जो आर्थिक सर्वेक्षण, सुधारों और विकास के रोड मैप को लेकर तैयार किया गया है। ये मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन के नेतृत्व वाली एक टीम के द्वारा तैयार किया गया है। सर्वेक्षण के अगले वित्तीय वर्ष के लिए दृष्टिकोण प्रदान करने के अलावा अर्थव्यवस्था और विभिन्न क्षेत्रों में विकास की रूपरेखा भी दी गई है। कल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मोदी 3.0 सरकार का पहला पूर्ण बजट पेश करेगी, जिनमें आयकर स्लैब में बदलाव, बुनियादी ढांचा क्षेत्र में बड़ा बढ़ावा, ग्रामीण विकास, शिक्षा क्षेत्र के लिए बड़े आवंटन की उम्मीदें हैं। बजट दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए नीतिगत बढ़ावा दे सकता है, जिसका शहरी मार्ग में कमी और कमजोर मुद्रा के कारण मुद्रास्फीति के जोखिम के बीच 4 साल में सबसे धीमी वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद भी है। सत्र के दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर विचार किए जाने की भी संभावना है और इनमें बैंकिंग कानून संशोधन विधेयक 2024 भी शामिल है, जिसका उद्देश्य बैंकिंग विनियमन और निगरानी को मजबूत करना है। और रेलवे संशोधन विधेयक 2024 भी इसमें शामिल है, जो भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता को बढ़ाने पर केंद्रित है। महाकुंभ के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी यानी कि 5 फरवरी को प्रयागराज दौरे पर जा सकते हैं। आगामी 5 फरवरी को पीएम मोदी महाकुंभ में आस्था की डुबकी भी लगाएंगे। जानकारी के अनुसार पीएम मोदी का प्रयागराज दौरा लगभग 4 घंटे से भी ज्यादा का रहने वाला है। पीएम मोदी ने महाकुंभ भगदड़ हादसे में जान गंवाने और लोगों के परिवार के प्रति संवेदना भी व्यक्त की है। प्रयागराज महाकुंभ में बुधवार 29 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन मची भगदड़ में 30 से भी ज्यादा श्रद्धालुओं की जान चली गई, जबकि इसमें 60 से भी ज्यादा लोग घायल हुए थे और इनमें से कुछ लोगों का इलाज भी चल रहा है। कुछ लोगों के परिजन उनको घर ले जा चुके हैं। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती करवाया गया है। वहीं 36 लोगों को शहर के मेडिकल कॉलेज में भी भर्ती करवाया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। वाराणसी में राजनीतिक, नागरिक, छात्र और युवाओं ने तो पहले डॉक्टर आम्बेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण, फिर प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव कर दिया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष ने कहा कि डबल इंजन की सरकार ने समूचे वाराणसी को पुलिसिया राज में तब्दील कर दिया है। मार्च के दौरान महात्मा गांधी की फोटो पुलिस प्रशासन के द्वारा फाड़ी गई और मार्च को ही रविंद्रपुरी चौराहे पर भारी पुलिस दल लगाकर रोकने की कोशिश भी की गई। उन्होंने कहा कि 30 दिनों के अंदर हमारी सभी समस्याओं का हल नहीं किया गया तो हम फिर सड़कों पर उतरकर पूरे बनारस को बंद करने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। पुलिस कमिश्नरेट लाकर
बनारस में लोकतंत्र को कमजोर कर दिया गया है और संविधान की जगह मनुस्मृति के तहत संचालित करने की कोशिश भी हो रही है। पूरा विपक्ष इसका विरोध करता रहेगा और लोकतंत्र की स्थापना के लिए बार बार सड़कों पर उतरता रहेगा। वहीं नागरिक आंदोलन के नेता एसपी राय ने कहा कि दमन के जरिए मोदी योगी सरकार की मंशा थी कि समूचे विपक्ष को एक दूसरे से अलग थलग कर दिया जाए, डर और दहशत को कई गुना बढ़ा भी दिया जाए। पर आज प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय का घेराव कर राजनीतिक, नागरिक, छात्र, युवा नेतृत्व की ऐतिहासिक एकता का प्रदर्शन कर हमने ये दिखा दिया है कि हम डरेंगे नहीं, चुप नहीं रहेंगे, सब मिलकर लड़ेंगे। तो यूपी के सहारनपुर में एक युवक को लड़की को छेड़ना भारी पड़ गया। 18 जनवरी को एक युवक ने युवती को छेड़ा, जिसके बाद गुस्साए स्थानीय लोगों ने युवक को तालिबानी सजा दे डाली, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पुलिस ने कहा कि जो वीडियो युवक को पीटते वायरल हो रहा है, उस युवक को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर मामले की जांच पड़ताल शुरू हो गई है। एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें कि कुछ लोग हैं, 3 से 4 लोग एक व्यक्ति को के साथ मारपीट कर रहे हैं। इसमें अवगत कराना है कि ये जो वीडियो है ये 18 जनवरी का है और ये थाना बिहारीगढ़ से संबंधित है। इसमें जो व्यक्ति है जिसकी पिटाई हो रही है, इसके ऊपर थाना बिहारीगढ़ में एक मुकदमा पंजीकृत है पूर्व में, जिसमें कि इसके द्वारा एक जो युवती के साथ छेड़खानी की गई थी और उस युवती के परिवार वालों ने तहरीर दी थी और 19 जनवरी को मुकदमा पंजीकृत किया था। ये जो मारपीट हो रही है, इसमें युवती के घर वाले छेड़खानी जब हुई थी उसके बाद मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। इसमें जो पीड़ित है उसकी तहरीर पर मुकदमा थाना बिहारीगढ़ पर पंजीकृत कराया जा रहा है। इसमें पुलिस द्वारा उसका मेडिकल भी कराया गया है और इसमें आगे की कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं सहारनपुर में ही लघु एवं मध्यम उद्योगों को प्रोत्साहित करने एवं विश्व स्तर पर पहचान दिलाए जाने के उद्देश्य से IIA के तत्वाधान में आगामी 19 से लेकर 21 मार्च तक संस्था के समस्त चैप्टरों में बिल्ड भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश के साथ साथ विश्व के उद्योगों से जुड़ी संस्थाओं को आमंत्रित भी किया गया है, जो देश के इतिहास में एक नया अध्याय भी होगा। प्रताप मार्केट स्थित IIA के ट्रेड कार्यालय पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए चैप्टर चेयरमैन अनूप खन्ना ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन को बिल्ड करने के लिए भारत एक्सपो 2025 का आयोजन किया जा रहा है। ये भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में आयोजित होगा और ये प्रमुख कार्यालय इसका औद्योगिक नवाचार को बढ़ावा देने, व्यावसायिक सहयोग को बढ़ावा देने और दुनिया के सामने भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को प्रदर्शित करने के लिए आयोजित किया जा रहा है। एक्सपो का उद्देश्य भारतीय उद्योगों की ताकत, क्षमता और नवाचारों को प्रदर्शित करना है, जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण को देखते हुए सम्मिलित भी है। इस कार्यक्रम में भारत सरकार और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठनों के व्यक्ति भी शामिल होंगे। 21 मार्च 2025 को समापन समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को आमंत्रित किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात अब फतेहपुर की होगी, जहां तेज रफ्तार कार ने सड़क पार कर रहे बुजुर्ग को टक्कर मार दी और इस हादसे में बुजुर्ग की मौत हो गई। बुजुर्ग परिवार के साथ हरियाणा से प्रयागराज ट्रेवल बस के द्वारा जा रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ये पूरा मामला खागा कोतवाली क्षेत्र के अखोड़िया नेशनल हाईवे 2 का है। हल्द्वानी में पुलिस और एसओजी को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले फर्जी खाता खोलने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गैंग के मास्टरमाइंड सहित 6 शातिर बदमाशों को भी गिरफ्तार किया। पूछताछ में पता चला है कि आरोपी लोगों के फर्जी आधार कार्ड बनवाकर उद्यम विभाग में फर्जी रजिस्ट्रेशन किया करता था और इन्हीं फर्जी प्रमाण पत्रों के जरिए अलग अलग बैंकों में अकाउंट से फर्जीवाड़ा भी किया करते। मामला पुलिस के संज्ञान में आने के बाद पुलिस के द्वारा ये कार्रवाई की गई। पुलिस को हालांकि 6 लोगों के पास से अलग अलग बैंकों के एप्लीकेशन फॉर्म, आधार कार्ड, स्टैम्प, उद्योग विभाग के फर्जी रजिस्ट्रेशन और भी कई सामग्री बरामद हुई। हालांकि पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल भी पुलिस के द्वारा शुरू हो गई है। देखिए, थाना मुखानी क्षेत्र में एक सूचना मिली थी कि कुछ लोग आ रखे हैं और ये लोग जो हैं कुछ फर्जी आधार बनाने का कार्य कर रहे हैं। इस सूचना के आधार पर जो थाना मुखानी की टीम और एसएसजी की जो टीम है, उन्होंने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और जब इनसे डिटेल इंट्रोगेशन की, पूछताछ की और कुछ जांच की, तो उसके आधार पर पता लगा कि ये लोग जो है यहाँ आके कुछ फर्जी आधार कार्ड बना रहे हैं और उस आधार कार्ड के आधार पर कुछ फर्जी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और उस रजिस्ट्रेशन को यूज करते हुए कुछ बैंकों में करंट अकाउंट खुलवा रहे हैं और बेसिकली वो करंट अकाउंट जो है वो बाद में साइबर फ्रॉड के जो मनी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसमें यूज हो रहा है। तो इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है
इनके कब्जे से कुछ फर्जी आधार मिले हैं, कुछ दुकानों की फोटोज मिली है जिन दुकानों के रजिस्ट्रेशन अपने लिए तैयार कर रहे थे, और इसके साथ ही कुछ अकाउंट ओपनिंग के कुछ फॉर्म मिले हैं, साथ ही कुछ सिम भी बरामद हुए हैं। इसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के रहने वाले हैं, और इसमें एक जो इनका गैंग का लीडर है वो फरार है, उसके संदर्भ में पुलिस तलाश कर रही है। ये जो शानदार कार्य हुआ है इसके लिए मेरी तरफ से जो टीम है उसको 2,500 रुपये का इनाम दिया। देखिए बेसिकली साइबर फ्रॉड के जितने सारे तरीके आए हैं और उसके बाद में जिस तरीके से AI को यूज किया जा रहा है, उसके बाद में हमारा सभी से अनुरोध यही है कि आप किसी भी तरीके का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करने से पहले उसको पूरे तरीके से वेरीफाई कीजिए, क्योंकि पुराने ट्रेडिशनल तरीके जो हैं उनसे क्रिमिनल बहुत आगे बढ़ चुके हैं, और AI को यूज करते हुए काफ़ी कुछ ऐसा लग रहा है कि ये मतलब जो है एक्चुअल ट्रांजैक्शन है, लेकिन कुछ फेक ट्रांजैक्शन हो रहे हैं। इसके साथ ही लोगों के साथ में फ्रॉड भी हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को वेरीफाई करें, बिना वेरीफाई के किसी तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करें।